हेलो डॉक्टर्स एंड वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 2। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 क्या है? डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ स्क्रीनिंग, ट्रायज, कंफर्मेशन, मॉनिटरिंग एंड प्रोग्नोस्टिक टूल्स। इनको डेवलप करने का क्या स्कोप होगा वो हमें पढ़ना है। कहाँ पर डेवलप करना है? आयुर्वेदा में। किस चीज़ के लिए? फॉर एमर्जिंग डिजीजेस अलॉन्ग विद द रीसेंट एडवांसमेंट्स। ठीक है, तो कुछ बच्चों को तो ये समझ ही नहीं आता कि ये मतलब क्या टॉपिक है, क्या पढ़ना है इसमें, है ना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे से लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली एनसीएस हम क्या आपसे पढ़वाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है स्कोप ऑफ डेवलपिंग। स्कोप क्या होती है? देखो, किसी भी चीज़ का यूज़ है ना, आगे जाके उसका कुछ यूज़ है, कुछ नीड क्या है उसकी, है ना। आयुर्वेद जैसे हमारा फील्ड है ना। तो बेसिकली हमारे आयुर्वेदा में इन टूल्स को डेवलप करने की क्या ज़रूरत है, उसका आगे क्या यूज़ होगा, वो क्या होता है? स्कोप होता है ना। अब हमें डेवलप क्या करना है? हमें ये टूल्स डेवलप करने हैं। 5 टूल्स बताए हुए हैं। कौन से? स्क्रीनिंग टूल, ट्रायज, कंफर्मेशन, मॉनिटरिंग एंड प्रोग्नोस्टिक टूल, है ना। अब इनको डेवलप किस में करना है? हमें आयुर्वेदा के फील्ड में डेवलप करना है इन टूल्स को। किसके लिए? अब आप बोलोगे टूल्स की क्या ज़रूरत है, हमारे तो ऑलरेडी रोग बता रखे हैं आचार्यों ने कि ये रोग है, ये इसके लक्षण है, ऐसे आप इसका निदान करो, डायग्नोसिस करो, परीक्षा करो और एंड में आप चिकित्सा दे दो। हमें क्या ज़रूरत है फिर ये स्क्रीनिंग टूल, कंफर्मेशन टूल डेवलप करने की, है ना। तो ये बेसिकली किन डिजीज़ के बारे में बोल रहे हैं टूल डेवलप करने के लिए? जो कि न्यू इमर्जिंग डिजीज़ हैं, जिन डिजीज़ का वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल हमने पॉइंट 1 में क्या पढ़ा था? अनुक्त व्याधियां पढ़ी थी, है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन है, किडनी डिसऑर्डर्स है, मतलब जितने भी आज के मॉडर्न साइंस के न्यू न्यू डिजीजेज आ रही है ना, जिनका डायरेक्ट वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं है ना, उन्हें हम अनुक्त व्याधियां कह सकते हैं। तो इन्हीं डिजीजेज को डायग्नोज करने के लिए हमें आयुर्वेदा में इन टूल्स को जो है वो डेवलप करना है। समझ के? तो जो अनुक्त व्याधियां यानी कि न्यू इमर्जिंग डिजीजेज है, उनके लिए हमें ये टूल्स जो है वो डेवलप करने हैं। अब हमें पता होना चाहिए ये टूल है क्या। जैसे सबसे पहले स्क्रीनिंग टूल के बारे में अगर देखें तो स्क्रीनिंग टूल का मतलब क्या है? देखो, हम किसी भी चीज़ की स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब डिटेक्ट करना, है ना। स्क्रीनिंग टूल क्या करता है? डिजीजेस को डिटेक्ट करता है कि यस कोई पर्टिकुलर डिजीज पेशेंट के अंदर है या नहीं है। पहले तो डिजीज है भी कि नहीं है ना। पहले तो हम यही डेवलप करेंगे कि कोई भी पेशेंट आपके पास जो आ रहा है वो हेल्दी है या उसको सच में डिजीज जो है वो प्रेजेंट है। तो हमें सबसे पहले स्क्रीनिंग करनी है अपने पेशेंट की, है ना। अब मॉडर्न साइंस में स्क्रीनिंग कैसे करी जाती है? मॉडर्न साइंस में जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसके वाइटल्स चेक करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल बीपी चेक करेंगे, देखेंगे कि हाई है, लो है, नॉर्मल है। ब्लड शुगर चेक करते हैं, है ना। सिमिलरली टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, तो ये वाइटल्स चेक करके वो मोटा मोटा अंदाज़ा लगा देते हैं कि यस पेशेंट जो है उसको डिजीज़ है। एक स्क्रीनिंग कर लेते हैं वो। जैसे हम आप लोग एयरपोर्ट से निकलते हो, है ना, या फिर रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पे स्क्रीनर्स लगे होते हैं जहाँ के अंदर से आपको गुजरना होता है ना। वो स्क्रीनिंग करते हैं कि आपके पास कोई फुराम्स तो नहीं है, कोई वेपन तो नहीं है, है ना। तो ऐसे ही हम भी स्क्रीनिंग करते हैं। हम जस्ट मोटा मोटा स्क्रीन कर रहे हैं कि डिजीज़ है कि नहीं। तो मॉडर्न में उसके लिए क्या बता रखा है? वाइटल साइंस है ना। और स्क्रीनिंग टूल क्या होता है, ये समझ में आ गया। और हर एक डिजीज़ का कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग टूल तो रहता ही है मॉडर्न साइंस में। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं हाइपरटेंशन है तो उसमें बीपी बढ़ा रहता है। हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसके स्क्रीनिंग में हम शुगर चेक कर लेते हैं। फीवर है, चलो जी टेम्परेचर चेक कर लो। रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट चेक कर लो। तो उनकी जितनी भी डिजीजेस मैंशनड है ना, उनका एक या दो कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग टूल हर एक बीमारी का है, ठीक है। अब आयुर्वेदा में ऐसा तो नहीं है, हमारे तो लक्षण बता रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको क्या लग रहा है, स्कोप है आयुर्वेदा में ऐसे जो टूल्स हैं उनको डेवलप करने का? ऑब्वियसली है। तो हमें क्या ज़रूरत है मतलब ऐसे टूल्स डेवलप करने की? एक तो इससे क्या होगा? अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेज होगी। अब हमारे यहाँ पे जितने भी वैद्य हैं, मान लो अगर आपकी क्लास में ही 60 डॉक्टर हैं, 60 डॉक्टर्स को मैं एक ही पेशेंट को डायग्नोज करने को बोल लूँ, है ना। आप सभी लोग अलग अलग उसकी हिस्ट्री लो, तो आप 60 के 60 क्या करोगे? 60 डायग्नोसिस बनाओगे, क्योंकि हर एक जो वैद्य है वो अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से आइडेंटिफाई करता है दोष धातु मलों को, है ना। तो उससे क्या होता है, एक तो पेशेंट का डायग्नोसिस क्या होगा, हर एक डॉक्टर अलग अलग बनाएगा, हर एक डॉक्टर अलग अलग ट्रीटमेंट देगा। एक यूनिवर्सल ट्रीटमेंट, एक यूनिवर्सल डायग्नोसिस जो है ना, उसकी कमी है।
है ना। अगर आयुर्वेदा के 60 डॉक्टर मॉडर्न के किसी एक डॉक्टर को उसी एक पेशेंट के बारे में बताने जाएंगे तो वो अलग अलग बताएंगे 60 के 60, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ये वो है ना फील्ड है, इसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, रिसर्च नहीं हो पा रही है ना। तो यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इससे क्या होगा, अगर हम स्क्रीनिंग टूल डेवलप कर लेंगे, है ना, एक पर्टिकुलर कि आपके पास जैसे ज्वर का पेशेंट आया है उसके लिए आपके पास 3 टूल्स आपने डेवलप कर लिए, 1 2 3, है ना। तो अब जब कोई भी पेशेंट जाएगा ना ज्वर का किसी भी डॉक्टर के पास, तो वो 3 टूल्स के माध्यम से ही उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको स्क्रीन करेंगे। इससे क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसका डायग्नोसिस अर्ली हो जाएगा, है ना, और डॉक्टर्स के लिए भी इजी रहेगा। तो अब करते कैसे हैं, है ना। अब हम ये यहाँ पे यही बता रखा है कि डिफरेंट जितने भी हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं सेम पेशेंट के ऊपर अलग अलग डायग्नोसिस करते हैं, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है ना। तो एक टूल्स बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगी ये चीज़, है ना। फिर आता है हमारा जो डायग्नोसिस है ना आयुर्वेदा का, वो टाइम कंज्यूमिंग है, और स्क्रीनिंग टूल जब हम बना लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेज हो जाएगा। अब हम आयुर्वेदा में कौन से स्क्रीनिंग टूल्स डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, आप आयुर्वेदिक स्कॉलर्स हैं तो आप इसके बारे में सोचिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कौन से स्क्रीनिंग टूल्स जो हैं हम बना सकते हैं हर एक व्याधि के। जैसे मॉडर्न में है ना हर एक व्याधि का कुछ ना कुछ टूल है, ऐसे आप लोग भी सोचिए, ऐसे कुछ 10 या 12 डिजीजेस के नेम लिखिए, उनका स्क्रीनिंग टूल जो है आप आइडेंटिफाई करें, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने कौन से सर्च किए हैं। तो आयुर्वेदा में स्क्रीनिंग टूल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हमारी परीक्षाएं, जैसे कि जीवा परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, नेत्र परीक्षा, मलमूत्र परीक्षा, नख परीक्षा, त्वक परीक्षा, है ना। इन इन परीक्षाओं के माध्यम से मतलब हमारे पास जो भी, जैसे एक ज्वर का ही पेशेंट है, मान लो 3 पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, ज्वर का है, एक प्रमेह का पेशेंट आ रहा है, एक आपके पास हाइपरटेंशन का पेशेंट आ रहा है। वैसे हमें तो अनुक्त व्याधियों के लिए करनी है ना ये चीज़। तो आप मान लीजिए आपके पास एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है ना, और एक कोई किडनी का पेशेंट है। तो तीनों ही पेशेंट्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले उसकी जीवा परीक्षा करोगे, और जो भी उसकी फाइंडिंग्स आएंगी उसको नोट डाउन कर लोगे, है ना। और ऐसे ही इन तीनों में आप नाड़ी परीक्षा करोगे। ऐसे जब 100 डॉक्टर्स क्या करेंगे, 100 डॉक्टर्स जैसे 100 पेशेंट डायबिटीज़ के देखेंगे, किडनी के देखेंगे, हाइपरटेंशन के देखेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डाटा जो है वो जनरेट हो जाएगा, और उसी डाटा से फिर हम जो है वो स्क्रीनिंग टूल जो है उसको डेवलप कर लेंगे, समझ गए, है ना। तो हमें क्या करना है, आयुर्वेदा के स्क्रीनिंग टूल लेने हैं हमें, जैसे कि जीवा परीक्षा, स्क्रीनिंग टूल्स हैं ये, है ना। जीवा, ये जो हमारी परीक्षाएं बताई हुई हैं, इसके अलावा हम पूर्व रूप का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो पूर्व रूप बताए गए हैं वो कब बताए गए हैं, व्याधि से होने के पहले के रूप है वो, है ना। तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्क्रीनिंग टूल, है ना। किसी पेशेंट में अगर ये पूर्व रूप मिल रहा है तो उसको ये डिजीजेस हो सकती हैं, फिर हम उनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेंगे जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। ये पूर्व रूप आ रहा है, ये हो सकता है ना, तो पूर्व रूप को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो ये स्क्रीनिंग टूल है ना, मॉडर्न में इसके लिए या आयुर्वेदा में हम कौन सी रिसेंट एडवांसमेंट्स जो हैं इनको यूज़ कर सकते हैं इस टूल को डेवलप करने के लिए, है ना। तो सबसे पहला क्या है, देखो रिसेंट एडवांसमेंट को यूज़ क्यों करना है। सबसे पहले तो अगर हम खुद परफॉर्म करते हैं, है ना, इन परीक्षाओं को, तो वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है ना। अगर एक वैद्य परफॉर्म करने बैठेगा नाड़ी परीक्षा, हमें हमारे कुछ रूल्स है कि नाड़ी आपको सुबह सुबह ही चेक करनी है पेशेंट की, ज़्यादा बेटर रिजल्ट तब आते हैं। मलमूत्र परीक्षा थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, हमारी जो परीक्षा है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर हम इसमें जो एआई का यूज़ कर लें, जो कि रिसेंट एक एडवांसमेंट है, तो उससे क्या हो जाएगा, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी। एआई का यूज़ कैसे करना है आपने, जैसे कि आपने एआई को बता देना है, ठीक है, कि अगर पेशेंट के, जैसे जीवा की बात ले लेते हैं हम, अगर उसकी जीवा जो है वो कोटेड है ना, आपने एआई को बता दिया कि कोटेड मतलब आम, है ना। फिर आपने बता दिया कि अगर क्लियर आएगी जीवा तो दैट मीन्स निराम, है ना, मतलब निराम की कंडीशन है। फिर आपने एआई को डाटा दे देना कि अगर उसकी जीवा जो है वो हॉट रेड कलर की है ना, तो मतलब पित्त दोष का इम्बैलेंस है। अगर अरुण वर्ण की है तो मतलब वात का इम्बैलेंस है। अगर वाइटिश में जा रही है तो मतलब कफ दोष का इम्बैलेंस है ना। तो अगर आप ये डाटा एआई को दे दोगे तो एआई जैसे ही स्क्रीन करेगा, जैसे हमारे टूल्स होते हैं ना फीवर चेक करने के, ऐसे ही हमने एआई को यूज़ करके एक इंस्ट्रूमेंट टाइप बना लेना है, और उससे फटाफट से हमने स्क्रीनिंग कर लेनी है कि जीवा कैसी है, और वो फटाफट से हमें बता देगा कि यस ये जीवा क्या है, आम युक्त है ना। फिर ऐसे ही हम स्किन के लिए कर सकते हैं एआई का यूज़, जैसे
टेम्परेचर वो कोविड में आए थे ना, दूर से ही वो चेक कर लेते थे टेम्परेचर कितना है, वो हम माथे पे रखते थे, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप था, लाइट निकलती थी, है ना, फिर वो टेम्परेचर चेक कर लेते थे। ऐसे ही हम टूल बना सकते हैं जो कि हमारा त्वक परीक्षा करे। तो वो क्या करेगा, जैसे त्वक का मॉइस्चर बता सकता है कि इतना मॉइस्चर कंटेंट है, उससे हमें पता लग जाएगा। देखो अगर मॉइस्चर इतना कम होगा तो मतलब वात है, मिड मिड मॉइस्चर है तो मतलब पित्त दोष है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो कफ दोष है ना। ये हमें बनाना पड़ेगा, डेवलप करने पड़ेंगे टूल। तो हम क्या कर सकते हैं, जो रिसेंट एडवांसमेंट्स हुई है ना, उनका यूज़ कर सकते हैं टूल्स बनाने के लिए, है ना। और स्क्रीनिंग के लिए हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। अब नाड़ी परीक्षा के लिए हम जैसे वॉचेस पहना सकते हैं, वियरेबल वॉच, है ना। पेशेंट को जैसे आपके पास आया, उस आपने उसको वॉच पहना देनी है जो कि डिटेक्ट करेगा कि कौन से दोष वाली नाड़ी है ना। ऐसे ही त्वक का यूज़ कर सकते हो आप त्वक परीक्षा करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रीनिंग टूल। सेकेंड टूल आता है आपका ट्राई एज टूल। देखो ट्राई मतलब 3 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है। अब मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कि वो कोई इमरजेंसी केस तो नहीं है, या फिर प्रायोरिटी है, या फिर नॉन अर्जेंट केस है, ठीक है। इमरजेंसी जो केसेस होते हैं उनको आपको क्या करना है, वो फटाफट मतलब उनको ट्रीटमेंट अभी चाहिए, जस्ट अभी, है ना। सबसे पहले आपको सब कुछ छोड़ के इमरजेंसी केस को देखना होता है। प्रायोरिटी में क्या होता है, इमरजेंसी के बाद प्रायोरिटी आती है कि मतलब जब भी इमरजेंसी आपकी हो जाए तो आपको प्रायोरिटी वाले केसेस जो है वो लेने हैं। नॉन अर्जेंट जो है ये इतने सीरियस पेशेंट्स नहीं होते, इनको आप जो है वो उसके बाद में देख सकते हो, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस क्या करती है, उनके जो पेशेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। अब क्या हमें आयुर्वेदा में ये कैटेगरीज में डिवाइड करना जो है, इस चीज़ का स्कोप है हमारे यहाँ पे? आपको क्या लगता है, आप सोच के बताओ कमेंट सेक्शन में। तो हमें लगता है कि स्कोप है। क्यों है स्कोप? क्योंकि जब हम भी ये ट्रायल्स बना लेंगे ना, तो हम भी अपने पेशेंट्स को क्या कर पाएंगे, कैटेगराइज कर पाएंगे या उन्हें प्रायोरिटाइज कर पाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, है ना। अब जैसे हमारे आयुर्वेदा में क्या है, हमारी ओपीडी चल रही है, हमारे क्या है, कोई भी पेशेंट आ रहा है, पहले स्किन का आ गया, फिर फीवर का आ गया, जिसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है, जो कि एक इमरजेंसी केस है ना। तो हमारे कोई ऐसा सीक्वेंस बन नहीं रखा, लेकिन अगर बन जाएगा तो उससे पेशेंट्स को भी फायदा होगा और हमारा जो ये सिस्टम है ना उसको भी एक पहचान मिलेगी, है ना। तो इसीलिए हमारे भी स्कोप ऑब्वियसली है। अपने विचार आपने कमेंट सेक्शन में बता ही देने हैं, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस में ये मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे इमरजेंसी केसेस क्या होते हैं, जैसे कार्डियक स्ट्रोक, है ना, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, सीवीए हो गया, प्रायोरिटी में आ जाएगा जैसे कहीं से ब्लीडिंग हो रही है किसी के, है ना। नॉन अर्जेंट में जैसे को माइल्ड कफ है, फीवर है, ये केसेस आ जाएंगे, है ना। तो आयुर्वेदा में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, आपको कैसे पता कि कैसे हम डिवाइड करेंगे कि यस ये केसेस इमरजेंसी है, ये केसेस अर्जेंट है, ये नॉन अर्जेंट है ना। तो देखो हम पढ़ते हैं कि वात जो है वो कौन सा है, वात प्रधान दोष है ना। श्लोका भी पढ़ते हैं ना हम, पित्त पंगु कफ पंगु पंग वो मलधात्व, है ना। यानी कि वात जो है वो प्रधान है, पित्त और कफ क्या है, अप्रधान दोष है। तो जो भी डिसऑर्डर्स में हमें लग रहा है ना कि वात प्रिडोमिनेंटली जो है वो क्या हो रखा है, इम्बैलेंस हो रखा है, वो जो डिजीजेज हैं वो क्या है, वो इमरजेंसी में हम ले सकते हैं। जहाँ पे पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम प्रायोरिटी में ले सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी के हमारे केसेस आ गए जैसे विबंध ज्वर या जिनमें कफ दोष की प्रधानता है, वो हम ले सकते हैं किसमें, नॉन प्रायोरिटी केसेस में, है ना। तो हमें क्या करना है, हम इसके लिए एक लिस्ट बना सकते हैं, है ना। लिस्ट ऑफ लक्षण आप या तो बना लो कि अगर पेशेंट में ये लक्षण मिल रहे हैं कि हाँ ये वाले लक्षण मिलने पे ये इमरजेंसी केस डिक्लेयर होगा, ये वाले मिलने पे ये प्रायोरिटी में जाएगा, ये वाले मिलने पे नॉन अर्जेंट में जाएगा। तो हम इसके लिए जो टूल बनाएंगे ना उसमें हम ये कैटेगरी बनाने के लिए लक्षणों का वो कर सकते हैं, मतलब लिस्ट बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको ट्राइज को डेवलप करने का क्या स्कोप है। थर्ड हमारा टूल जो बनाने को है वो है कंफर्मेशन टूल। कंफर्मेशन टूल के नाम से पता लग रहा है कि हमें डिजीज़ कंफर्म करनी है कि यस ये वाली डिजीज़ पर्टिकुलर डिजीज़ पेशेंट को है, ठीक है। अब मॉडर्न साइंस में कैसे कंफर्म करते हैं, मॉडर्न का आपको पता है वो क्या करवाते हैं, डॉक्टर्स लैब इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, सीबीसी, एलएफटी, है ना, एक्सरे, चेस्ट, सिटी स्कैन, एमआरआई, डेक्सा स्कैन, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं। उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि यस ये डिजीज पेशेंट को है। आयुर्वेदा में हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जिससे एक टेस्ट करवाएं, एक हमारी कोई परीक्षा करें और हम बता दें कि यस यही है ना। ऐसा हमारे पास नहीं है। तो हम इसको डेवलप कर सकते हैं कंफर्मेशन टूल को। कैसे?
हम कर सकते हैं जीनोमिक्स की स्टडी या फिर प्रोटियोमिक्स की स्टडी, है ना। जीनोमिक्स में क्या होता है, डीएनए स्टडी। हम क्या कर सकते हैं, जैसे वात प्रकृति, हम पहले प्रकृति एनालिसिस कर लेंगे पेशेंट्स का कि यस ये पेशेंट वात प्रकृति है, ये कफ प्रकृति है, ये पित्त प्रकृति है। अब जब हमें कंफर्म हो गया कि यस इनकी ये प्रकृति है, अब वात प्रकृति के पेशेंट का डीएनए क्या है उसकी हम स्टडी कर लें, कफ वाले का क्या है वो स्टडी कर लें, पित्त वाले का क्या है वो स्टडी कर लें, ठीक है। फिर ऐसे हमारी जितनी भी डिजीजेज हैं, है ना, किसी जैसे ज्वर लगा लो सबसे पहले डिजीज, है ना, या फिर चलो ज्वर लगा लो, तो ज्वर में हम क्या देखेंगे, डीएनए स्टडी करेंगे कि जब पेशेंट को ज्वर हो रहा है उसके डीएनए में क्या चेंज आ रहा है, ये जब ज्वर हो रहा है उसकी प्रकृति में क्या चेंज आ रहा है पेशेंट की, है ना। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको इनके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, डाटा जनरेट कर सकते हैं, टूल बना सकते हैं इनकी हेल्प से, है ना। और एक चीज़ और है, वो है रूप। रूप क्या होते हैं, किसी भी डिजीज के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो ऐसा टूल बना सकते हैं हम जो कि रूप असेसमेंट कर दे फटाफट। इसमें भी हम अब एआई की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारी ना कंपनीज जो है वो यूज़ भी करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कंप्यूटर को बता देते हैं कि यस पेशेंट को ये 5 सिम्टम्स हैं। फिर वो जो कंप्यूटर है वो एआई की हेल्प से देखता है कि किस जो डिज़ीज़ है, कौन से डिज़ीज़ में ये पाँचों लक्षण एक साथ पाए जा रहे हैं, तो वो डायग्नोसिस भी बता देता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ना, ये इतना ज़्यादा मतलब कि हम कह सकते हैं कि इतना सही जो है वो वैल्यूज़ नहीं देता, या बिल्कुल 100% करेक्ट जो है नहीं होता। इसमें और ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन और ज़्यादा जो है वो काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसी के साथ कन्फर्मेशन के लिए हम प्रत्यात्म लक्षणों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये कन्फर्मेशन टूल वैसे किसके लिए बनाना था, अनुक्त व्याधियों के लिए, जिन व्याधियों का वर्णन हमारे आयुर्वेदा में नहीं किया गया डायरेक्ट रूप से, है ना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशन टूल के लिए वही प्रकृति एनालिसिस, विकृति एनालिसिस, ये सब चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग टूल। मॉनिटर क्या होता है, पेशेंट आया आपके पास, आपने उसको डायग्नोज कर लिया, उसके बाद आपने उसको ट्रीटमेंट दे दिया। अब आप उसका मॉनिटर भी तो करोगे कि ये ट्रीटमेंट जो है इससे पेशेंट को रिलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। ये क्या होगी, मॉनिटरिंग होगी। तो मॉनिटरिंग में हम क्या देखते हैं, पेशेंट का प्रोग्रेस देखते हैं जो कि अंडर ट्रीटमेंट होता है। और कैसे चेक करोगे ट्रीटमेंट पेशेंट का, सॉरी प्रोग्रेस कैसे चेक करोगे, रेगुलर चेकअप्स ही तो करने पड़ेंगे ना पेशेंट के, पेशेंट को बार बार फॉलोअप में बुलाना पड़ेगा, है ना, कि पेशेंट को आपके ट्रीटमेंट से आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप मॉनिटर कर कैसे कर सकते हो, अब मॉडर्न में तो मॉनिटरिंग वो वैसे ही करते हैं, जैसे पेशेंट आया उसकी सीबीसी करवा ली, ठीक है, उसमें डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए थे, नेक्स्ट फॉलोअप में फिर से सीबीसी करा ली, डब्ल्यूबीसी कम हुए कि नहीं हुए यही मॉनिटर कर लिया उन्होंने, है ना। हम आयुर्वेदा में क्या कर सकते हैं, हम नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं, है ना। जैसे कि पहले बारी में पेशेंट आए तो उसकी नाड़ी ये दोषों वाली चल रही थी, सेकंड में आया तो ये नाड़ी नाड़ी चल रही है अब, है ना। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, डेली पल्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या मल परीक्षा या मूत्र परीक्षा, ये हमारे मॉनिटरिंग टूल्स हो जाएंगे। और नीड तो है ही है, क्यों है नीड, ताकि हम प्रोग्रेस चेक कर पाएँ कि हमारे पेशेंट्स जो हमारे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको कुछ रिलीफ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। सो मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है ना। कई बारी पेशेंट खुद ही कहते हैं कि पिछले बारी ये आया था हमारी रिपोर्ट में, अब हम दोबारा से टेस्ट करवा लें या नहीं करवाएं, है ना। तो आयुर्वेदा का जो है, आयुर्वेदा वाले डॉक्टर्स इतना करते नहीं है, इतनी इन्वेस्टिगेशंस करवाते नहीं है, तो ये करवाने से ना पेशेंट पे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टूल है हमारा प्रोग्नोसिस टूल। देखो प्रोग्नोसिस क्या होता है, फाइनल आउटकम ऑफ द डिजीज़। मतलब पेशेंट को अगर कोई डिजीज़ हुई है, अब वो डिजीज़ जो है वो क्योर हो गई है या फिर उस या पे व्याधि है वो, मतलब वो क्योर तो नहीं हो सकती, बस मैनेज हो सकती है। जैसे कि शुगर है ना। अब शुगर कभी क्योर तो होती नहीं है, इसके लिए लाइफ लॉन्ग जो है पेशेंट को क्या करना पड़ता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, प्रोग्नोस्टिक टूल डेवलप करना है कि जो अनुक्त व्याधियाँ हैं, जो नई नई व्याधियाँ इमर्ज होके आ रही हैं, है ना, कि उनका आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या प्रोग्नोसिस है, कि वो ठीक हो सकती है, मतलब वो किस कैटेगरी में जाएंगी, वो साध्य में जाएंगी या पेय में जाएंगी या साध्य में जाएंगी, है ना। ये हमें देखना है। तो ये 3 तरह की बीमारी हैं। अब मॉडर्न में तो ये ऐसे ही चेक करते हैं, जैसे लैब टेस्ट करवा लिया। अब जैसे कोई सीकेडी का पेशेंट है ना, वो क्या करता है, उसमें हम यूरिया क्रेटिनिन देख लेते हैं कि ये यूरिया, ये क्रेटिनिन, अगर क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो हाँ जी कि इसका किडनी खराब है ना। ये हम कर लेते हैं। अब आयुर्वेदा में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे हम देख लें। हम ये टूल डेवलप कर सकते हैं किसकी हेल्प से, अरिष्ट लक्षणों को देख के, उपद्रव देख के, असाध्य लक्षण देख के। अगर ये चीज़ें पेशेंट में है तो हम कह सकते हैं कि यस इस पेशेंट का प्रोग्नोसिस जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2। अगर आप लोगों को समझ में आया
तो इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना और अपने सजेशंस बताना। अगर नहीं समझ में आया तो हम दोबारा से इसको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।